एक टेलीस्कोप जिसके शीशे में शुद्ध सोना लगा है, जिसे बनाने के लिए 3 दिग्गज स्पेस एजेंसियों को साथ आना पड़ा। 15 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा संस्थान और हजारों वैज्ञानिक जिसे बनाने में जुटे थे। जिसे बनाने में करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर भी इसे बनाते बनाते 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। ये है दुनिया की सबसे धाकड़ दूरबीन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वीडियो के पार्ट 1 में हमने JWST के पीछे छुपी साइंस को समझा। हमने समझा कि कैसे इंफ्रारेड लाइट और स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में उन चीजों को देखा जा सकता है जिन्हें मनुष्य की साधारण आंखें नहीं देख सकती। हमने समझे वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जिनके भरोसे मनुष्यों ने अंतरिक्ष में ये मशीन तान दी है। वीडियो के इस दूसरे भाग में हम समझेंगे कि इस टेलीस्कोप के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है। ऐसा क्या खास है जो ये टेलीस्कोप मानवता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी डिजाइन ऐसी अनोखी सी क्यों है, ये अंतरिक्ष में कहाँ चक्कर काट रहा है, इसकी बनावट में इस्तेमाल होने वाली महंगी धातुओं का कारण क्या है, इसमें कौन से अद्भुत उपकरण लगे हैं और ये काम कैसे करता है। तो चलिए समझते हैं मजाक मजाक में इतना खर्चा कैसे हो गया। टेलीस्कोप का पूरा खेल रोशनी पर टिका हुआ है। ब्रह्मांड के दूर दराज इलाकों की फोटो खींचने के लिए वहां से आ रही रोशनी को इकट्ठा करना होता है और टेलीस्कोप में ये काम करता है उसका प्राइमरी मिरर। सबसे पहले रोशनी इसी सुनहरी परत वाले शीशे से आकर टकराती है। टेलीस्कोप का ये प्राइमरी मिरर जितना बड़ा होता है वो उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाता है, इसलिए कहा जाता है बिगर द बेटर। ये बाहरी अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा प्राइमरी मिरर है। इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में सबसे दमदार टेलीस्कोप हुआ करता था। वेब की तुलना में हबल का प्राइमरी मिरर काफी छोटा है, लेकिन इस बड़े मिरर वाले टेलीस्कोप को स्पेस में भेजना चुनौती भरा काम था। यह आईना इतना बड़ा था कि रॉकेट की खोपड़ी में नहीं समा रहा था। रॉकेट की खोपड़ी यानी जहां अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला सामान लोड होता है, इसे रॉकेट फेयरिंग कहते हैं। टेलीस्कोप का साबुत प्राइमरी मिरर रॉकेट फेयरिंग में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए इसे ऐसे डिजाइन किया गया ताकि ये फोल्ड हो सके। यही कारण है जो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा नजर आ रहा है। ये बड़ा सा प्राइमरी मिरर छोटे छोटे 18 हेक्सागोनल मिरर्स से मिलकर बना है। ये सभी छोटे मिरर हेक्सागन यानी षटकोण के आकार के हैं। इस टेलीस्कोप को फोल्ड और पैक करके अंतरिक्ष में भेजा जा सकता था। फिर ये अंतरिक्ष में अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद अनफोल्ड होता है। ये काम पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से किया गया। हर छोटे हेक्सागोनल मिरर के पीछे प्रिसीजन मोटर्स लगी हुई हैं। इन्हीं मोटर्स की मदद से हर छोटे मिरर को ऐसे मूव किया गया ताकि एक परफेक्ट प्राइमरी मिरर बन जाए। ढंग से ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इनका सटीक तरीके से फिट बैठना बहुत जरूरी था। इसमें एक बाल की चौड़ाई जितनी गलती की गुंजाइश नहीं थी। लिटरली इसका प्रिसीजन एक ह्यूमन हेयर विड्थ लेवल तक सटीक है। ये फिट करने में 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त लग गया। फिर इस टेलीस्कोप को ठंडा होने में कई महीनों का वक्त लगा। पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष में तापमान काफी कम होता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि किसी भी मटेरियल का बुनियादी गुणधर्म ये होता है कि तापमान बदलने से उसका आकार भी बदलता है। इसलिए टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर को बनाने के लिए एक खास धातु का इस्तेमाल किया गया, एक दुर्लभ मेटल जिसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम की स्पेशलिटी ये है कि ये मजबूत होने के साथ साथ एक बहुत हल्की धातु है और बहुत ठंडे तापमान पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसकी शेप चेंज नहीं होती। मतलब अचानक गर्म से ठंडा करने पर तो शेप चेंज होती है, वो तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक बार ये ठंडे टेम्परेचर पर पहुंच जाता है बेरिलियम, फिर वहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसकी शेप चेंज नहीं होती, जो कि स्पेस में ऑपरेट करने के लिए प्राइमरी मिरर के लिए काफी क्रूशियल हिस्सा है। इन बेरिलियम के मिरर्स के ऊपर प्योर गोल्ड की एक परत बिछाई गई है, शुद्ध सोना। सोने की ये परत बहुत ही पतली है, 100 परमाणुओं से भी कम चौड़ाई वाली। चाची सर्राफा के सुनार की माने तो इन सभी 18 आईनों के ऊपर 7 शादी की अंगूठियों जितना सोना लगा है। लेकिन सवाल यह है कि इनके ऊपर सोने की परत क्यों लगाई है? शो ऑफ करने के लिए लगाई है क्या? ऐसा नहीं है। इसके पीछे गोल्ड और इंफ्रारेड वेव्स का एक खास रिश्ता है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि क्यों ब्रह्मांड की गहराई में देखने के लिए इंफ्रारेड वेव्स की जरूरत होती है। तो ऐसा है कि गोल्ड की इंफ्रारेड कलेक्शन एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब सभी धातुओं में सोना ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। अपनी शक्ल देखने के लिए हम एल्यूमिनियम और सिल्वर कोटिंग वाले शीशों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब धातु इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट करने के मामले में बहुत काम चलाऊ टाइप की हैं।
ये बहुत कारगर नहीं है। देखते हैं कौन सी धातु इंफ्रारेड वेव्स को कितना रिफ्लेक्ट करती है। एल्यूमिनियम सिर्फ 85% इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करती है, सिल्वर 95% रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन गोल्ड, सोना 99% इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर डालता है। सोने के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि ये काफी अनरिएक्टिव मेटल है, शांत स्वभाव का। मतलब ये ज्यादा किसी चीज से रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। इसके चलते इसमें जंग लगने या खराब होने जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। मतलब ये बहुत ही टिकाऊ मेटल है, भरोसेमंद है। सोना ऐसे ही सोना नहीं है, उसकी एक वैल्यू है असलियत में। लेकिन टेलीस्कोप के अंदर का असली खजाना ये सुनहरी परत वाला शीशा नहीं, बल्कि उसके अंदर के साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये सब अच्छे से काम कर सकें, इसलिए इन्हें अंतरिक्ष में एक खास जगह पर भेजा गया है। इस जगह का नाम है लैग्रांज पॉइंट 2, शॉर्ट में बोले तो L2। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है। कॉन्टेक्स्ट के लिए चांद पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर परिक्रमा करता है। लेकिन ये L2 कौन सी जगह है और ये क्यों खास है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी जो सूरज की परिक्रमा कर रही है वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर रही है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप एक धागे से बांधकर गेंद को गोल गोल घुमाते हैं। लेकिन धागे वाले केस में हमें धागा गेंद को सेंटर में खींचता दिखाई देता है और समझ में आता है कि वही गेंद को गोल घुमा रहा है। लेकिन ग्रेविटी एक अदृश्य फोर्स है, ये दिखाई नहीं देता। तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी अपने सूर्य से ग्रेविटी नामक एक अदृश्य धागे से बंधी हुई है। इसी अदृश्य धागे से चांद भी पृथ्वी से बंधा हुआ है और इसी से आप भी पृथ्वी से बंधे हुए हैं, और ये सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। अब सीन ये है कि हमें एक और चीज को सूर्य की परिक्रमा करवानी है, और वो चीज पृथ्वी के भी पास होनी चाहिए ताकि उससे कम्युनिकेशन बना रहे। तो उस बॉडी पर मुख्यतः 2 चीजों का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, एक तो विशाल सूर्य का और दूसरा पास मौजूद पृथ्वी का। अब सवाल उठता है कि यार इसे ऐसी कौन सी जगह पर रखा जाए अंतरिक्ष में ताकि ये सूर्य की परिक्रमा तो करे लेकिन पृथ्वी के भी साथ जमा रहे। ये एक मैथमेटिकल सवाल है और इसका हल हमें गणित में ही मिलेगा। 18वीं सदी में लैग्रांज नामक एक गणितज्ञ हुए जिन्होंने इस सवाल को हल किया। लैग्रांज ने बताया कि ऐसे 5 बिंदु हो सकते हैं अंतरिक्ष में जहां ये तीसरी चीज सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी से एक फिक्स दूरी बनाए रखेगी। इन बिंदुओं को लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है और इनका नामकरण L1, L2, L3, L4, L5 इस तरह से कर दिया गया। इन 5 में वैज्ञानिकों ने L2 को जेम्स वेब के लिए उचित स्थान समझा। वो इसलिए कि इस जगह हर दम जेम्स वेब की एक साइड पृथ्वी और सूर्य की तरफ रहेगी और दूसरी साइड पृथ्वी और सूर्य से बची रहेगी, पीठ करके रहेगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जेम्स वेब के एक हिस्से को पृथ्वी और सूर्य से आ रही गर्मी से बचाना बेहद जरूरी है। कहानी फिर इंफ्रारेड वेव्स की तरफ लौट कर आती है, उस बुनियाद पर जिस पर यह टेलीस्कोप टिका हुआ है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की गहराई से इंफ्रारेड किरणों को कैद करने जा रहा है। सूर्य और पृथ्वी से आ रही गर्मी इसके ऑब्जर्वेशन पर बुरा असर डालती है, इसलिए जरूरी है कि टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेने वाला हिस्सा ठंडा ठंडा कूल कूल रहे, पृथ्वी और सूर्य से हमेशा बच कर रहे। इस हिस्से को गर्मी से बचाने के लिए जेम्स वेब में एक बड़ा सा कवच लगाया गया है, सन शील्ड। 5 परतों वाली ये सन शील्ड एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है। ये शील्ड टेलीस्कोप के मिरर और साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को सूर्य, पृथ्वी और चांद की गर्मी से बचाती है। ये वैसा ही सीन है जैसे मम्मी पापा घर का इकलौता एसी अपने बच्चे के कमरे में लगवा देते हैं ताकि बच्चा सुकून से पढ़ाई कर सके। सनशील्ड के कारण टेलीस्कोप में 2 अलग अलग तापमान वाली साइड क्रिएट हो जाती हैं। जो साइड सूर्य और पृथ्वी की तरफ है उसका तापमान 85 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो दूसरी तरफ साइड है उसका तापमान -233 डिग्री सेल्सियस में होता है। मतलब यूपी के कुछ इलाकों में जो महा ठंडी और घनघोर ठंडी तरल वस्तु मिलती है, ये उससे भी ज्यादा ठंड है। जोक्स अपार्ट, इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये टेलीस्कोप लैग्रांज पॉइंट L2 को ऑर्बिट करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। इसकी ठंडी साइड से ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं और इसकी गर्म साइड एंटीना और दूसरे उपकरण रखती है जो पृथ्वी से संपर्क बनाने और टेलीस्कोप का कोर्स करेक्शन करने के काम आते हैं। अब सवाल उठता है कि ये टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशंस लेता कैसे है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा इस टेलीस्कोप्स की ऑप्टिक्स और साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को समझना होगा। ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों से निकली रोशनी आकर सबसे पहले बड़े से सुनहरे प्राइमरी मिरर से टकराती है। ये प्राइमरी मिरर सारी रोशनी को इकट्ठा करके अपने सामने लटके सेकेंडरी मिरर पर फोकस कर देता है।
फिर सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी टेलीस्कोप के भीतर दाखिल होती है। यहाँ भी कुछ मिरर्स और लेंस का एक जटिल सेटअप लगा हुआ है। इनसे होती हुई फोकस्ड रोशनी टेलीस्कोप के अलग अलग साइंस इंस्ट्रूमेंट्स में पहुंचती है, जहां ये साइंस इंस्ट्रूमेंट्स इस रोशनी को स्टडी करते हैं और इसका डेटा पृथ्वी तक भेजते हैं। अब ये साइंस इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और एग्जैक्टली इनका काम क्या है, इसके लिए हमें थोड़ी सी और गहराई में चलना होगा। जेम्स वेब के उपकरणों को उनके काम के मुताबिक 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी निरकैम। ये वेब टेलीस्कोप का सबसे जरूरी उपकरण है। ये इंस्ट्रूमेंट रोशनी कलेक्ट करने के बाद उसमें से इंफ्रारेड लाइट को फिल्टर कर लेता है। इसके नाम में नियर इंफ्रारेड इसलिए है क्योंकि ये इंफ्रारेड रेंज की छोटी वेवलेंथ्स को पिक करता है, नियर वेवलेंथ्स को। ये उपकरण ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती गैलेक्सीज की लाइट को भी स्टडी कर सकता है और ये हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में मौजूद चीजों को भी स्टडी कर सकता है, यानी बहुत दूर की चीजें और बहुत पास की भी चीजें। इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें कोरोनोग्राफी नाम की टेक्निक इस्तेमाल होती है। इससे एक ब्राइट स्टार की लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उसके आसपास मौजूद कम चमकीली चीजें जैसे कि प्लैनेट्स को स्टडी किया जा सके। ये वैसा ही है जैसे किसी किसी दिन सूरज से बहुत चकाचौंध पैदा हो रही होती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, फिर हम अपने हाथ से सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर लेते हैं ताकि आसपास की कम ब्राइट चीजों को अच्छे से देख सकें। यही है कोरोनोग्राफी। निरकैम की मदद से बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का कॉम्पोजिशन स्टडी किया जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि क्या वहां पर पानी और कार्बन के पदार्थ मौजूद हैं। ये पदार्थ पृथ्वी पर जीवन की बुनियाद है। किसी और जगह इनकी मौजूदगी वहां जीवन की संभावना को जन्म देती है। वेब टेलीस्कोप के दूसरे अहम इंस्ट्रूमेंट का नाम है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट या मिरी। ये उपकरण निरकैम के मुकाबले इंफ्रारेड लाइट की बड़ी वेवलेंथ को कैप्चर करता है। ये मीडियम लेवल की इंफ्रारेड लाइट भी ब्रह्मांड के कई राज छुपाए रखती है और मिरी में भी कोरोनोग्राफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ या निरस्पेक। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण होता है जो कहीं से भी आ रही रोशनी को कुरेद कर बारीकी से समझता है। ऐसा है कि किसी भी चीज से आ रही रोशनी उस चीज की यूनिक पहचान छुपाए रखती है। उदाहरण के लिए कार्बन से जुड़े पदार्थों का एक यूनिक लाइट स्पेक्ट्रम होता है और पानी यानी H2O का भी एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा समझिए कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो आधार कार्ड की तरह होता है। हर रसायन की यूनिक आइडेंटिटी होती है उसमें। इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोशनी किस पदार्थ से आ रही है। इस पढ़ाई को स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं और जिस उपकरण की मदद से ये स्टडी की जाती है उसे स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। वेब टेलीस्कोप में लगा निरस्पेक एक एडवांस किस्म का स्पेक्ट्रोग्राफ है। ये माइक्रो शटर असेंबली जैसी आधुनिक तकनीक से लैस है, यानी ये 100 से ज्यादा चीजों को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है। इसकी मदद से दूर जन्म ले चुकी यंग गैलेक्सीज का केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी किया जाएगा, यानी ये समझ में आएगा कि उन युवा गैलेक्सियों में कौन से बुनियादी रसायन मौजूद हैं। चौथे साइंस इंस्ट्रूमेंट का नाम थोड़ा सा लंबा है, नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ या निरिस। ये भी निरस्पेक की तरह एक स्पेक्ट्रोग्राफी है, लेकिन ये चमकीले और फीके दोनों तरह की चीजों को स्टडी कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये चमकीले तारों के चक्कर काट रहे फीके प्लैनेट्स में मौजूद केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करने के काम आएगा। निरिस के साथ वाले पैकेज में ही एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है फाइन गाइडेंस सेंसर FGS। फोटोग्राफी में कैमरा स्थिर रखना बहुत जरूरी होता है। हाथ आपके कांपे तो फोटो ब्लर आ जाती है, ये चीज हमें पता है। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यार ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है इतना बड़ा टेलीस्कोप, L2 पॉइंट इतनी दूर है और उस पॉइंट को भी ये ऑर्बिट कर रहा है, तो ये सब करते हुए वो स्थिर कैसे रहेगा, वो सही से इमेजेस कैसे ले पाएगा? ये सब होगा इस फाइन गाइडेंस सेंसर की मदद से। FGS वेब टेलीस्कोप को स्पेस में स्थिर बनाए रखता है और जैसे बंदर की पूंछ उसे संतुलन का आभास करवाती है, ये FGS भी इस टेलीस्कोप की पूंछ की तरह इसे संतुलित रखने का काम करता है। तो ये सारे मुख्य साइंस इंस्ट्रूमेंट्स और इसका प्राइमरी मिरर इस टेलीस्कोप की असली ताकत है। इनसे मिले डेटा को इकट्ठा करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद उस पर मौजूद एंटीना से ये सारा डेटा पृथ्वी को भेज दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि ये एंटीना हमेशा पृथ्वी की दिशा में ही होता है
और ऑपोजिट साइड होने के कारण इसके प्राइमरी मिरर के लिए पृथ्वी, चांद या सूर्य ऑब्जर्वेशन के बीच में नहीं आते, जैसे वो हबल स्पेस टेलीस्कोप के बीच में आ जाते हैं। इसलिए जेम्स वेब 24 घंटे निर्बाध रूप से यूनिवर्स को निहार सकता है और पूरे टाइम पृथ्वी से डेटा का लेन देन करने में सक्षम है। अब सोचिए ये टेलीस्कोप हमको क्या क्या दिखाएगा। ये ब्रह्मांड में सबसे दूर मौजूद गैलेक्सियां हमें दिखाएगा, वो गैलेक्सी जो ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद विकसित हुई, बिग बैंग के करीब 30 करोड़ साल बाद की गैलेक्सी। ये टेलीस्कोप हमें दिखाएगा आज से करीब 13.5 अरब साल पुरानी गैलेक्सियों की तस्वीर। यह हमें अंतरिक्ष में बहुत दूर और समय में बहुत पीछे ले जाएगा और इसकी मदद से हमें समझ में आएगा कि ये शुरुआती गैलेक्सीज कैसे बनी और हमारी बुनियाद क्या है। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड में दूर मौजूद ग्रहों को स्टडी करेगा और समझेगा कि क्या उन ग्रहों पर जीवन की बुनियादी इकाइयां मौजूद हैं, क्या हमारा सौर मंडल यूनिक है, क्या कहीं और से हमें एलियन लाइफ के सिग्नल मिल सकते हैं। ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने में हमारी मदद करेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये भी हो सकता है कि ये टेलीस्कोप हमारे सामने नए सवाल खड़े कर दे। ये हमारे नजदीकी सोलर सिस्टम से लेकर अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज तक कुछ भी देख सकता है, उसके बीच का स्पेस और टाइम सब कुछ। ये सब हमें दिखेगा नासा की वेबसाइट पर इंटरनेट के सहारे। थोड़ी देर के लिए ठहर कर सोचिए, अपन लोग कितने बढ़िया टाइम में जिंदा हैं। अपने पास ये मोबाइल, लैपटॉप जैसी खिड़कियां हैं जिनके सहारे हम कहीं भी झांक सकते हैं। अभी आप मेरे जीवन में झांक रहे हैं, लेकिन वेब टेलीस्कोप की मदद से आप इस यूनिवर्स में दूर कहीं भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आपको इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें हमने बहुत बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। और अगर आप ये दोनों वीडियोस देख चुके हैं तो आप साइंस कारी का एपिसोड देख सकते हैं लल्लन टॉप पे। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ों में, किनारों पे, रेगिस्तानों में, शहरों गाँव में घर बनाना चाहते हैं सब जगह, पर मूर्ख हैं या मजबूर हैं, पर मूर्ख हैं या मजबूर हैं, क्यों दीवारों में जानवर उलझे हैं, कहीं तारों में जानवर उलझे हैं।